छात्रों, आज हम हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखेंगे। इससे पूर्व हमने हिंदी के विविध भाषा रूपों की चर्चा की थी, जिसमें राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा की संक्षिप्त चर्चा की थी। उसके बाद हमने राजभाषा के विषय में भी विस्तृत चर्चा की थी। आज हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखेंगे। इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रभाषा के आलोक में हिंदी भाषा पर प्रकाश डालिए। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले राष्ट्रभाषा से क्या आशय है, इसको समझेंगे। राष्ट्र भाषा का अर्थ है किसी राष्ट्र की भाषा। चूँकि राष्ट्र और देश दोनों समानार्थक हैं, इसलिए किसी राष्ट्र या देश की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। पहले इसे देश भाषा भी कहा जाता रहा है। तो किसी भी राष्ट्र या देश में प्रचलित भाषा के लिए राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अब हम राष्ट्रभाषा की परिभाषा को समझेंगे। राष्ट्र भाषा की परिभाषा। राष्ट्र व्यापी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, अर्थात वह भाषा जो राष्ट्र के बहुसंख्यक वर्ग द्वारा व्यवहार में लाई जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, वह भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता में समर्थ हो, राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसी बात को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय भावधारा को अभिव्यक्त देने वाली राष्ट्रीय जनमानस में व्यवहित भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। वर्तमान काल में हिंदी राष्ट्र भाषा है। बंगाल के प्रसिद्ध विज्ञानी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का मत है कि हिंदी भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा है। यह तो स्वतः सिद्ध बात है। हर काम में, अपने प्रतिदिन के जीवन में हम ऐसा ही देखते हैं। भारतवर्ष की तमाम देशी भाषाओं में एक हिंदी ही भारतीय जाति की विभिन्न शाखाओं के मनुष्यों में एक दृढ़ और उपयोगी मिलन श्रृंखला बनी हुई है। श्रुति, माधुर्य, ओज, कार्यशक्ति आदि में हिंदी एक अनोखी भाषा है। ऐसी भाषा हमारा गौरव स्थल है।
अब हम राष्ट्रभाषा हिंदी की व्यापकता और उसके प्रचार प्रसार के विषय में चर्चा करेंगे। राष्ट्रभाषा हिंदी संपूर्ण राष्ट्र में बोली व समझी जाती है। इसका प्रयोग कर जनमानस स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट कहा है कि इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। वे स्वयं हिंदी में ही काम करते थे। ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन ने अपने समाचार पत्र सुलभ समाचार में भारत एकता कैसे हो विषय पर लिखा है कि उपाय है सारे भारतवर्ष में एक ही भाषा का व्यवहार हो। H.T. कोलबुल ने एशियाटिक रिसर्च में लिखा है कि जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है और जिसके प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है। इस कथन से ज्ञात होता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी सभी जगह प्रचलित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका एनी बेसेंट का मत है कि भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें एक ऐसी भाषा है जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक बड़ी भारी विशेषता है। वह यह है कि उसका प्रचार सबसे अधिक है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाला व्यक्ति संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले मिल सकते हैं। इस प्रकार एनी बेसेंट हिंदी की व्यापकता के विषय में बताती हैं कि भारतवर्ष में हिंदी बोलने वाले लोग हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। H.T. कोलबुल एवं एनी बेसेंट के मतों से स्पष्ट है कि हिंदी राष्ट्रीय स्तर की भाषा है जो भारत में सभी जगह प्रचलित है। जॉन गिलक्रास्ट एवं कोशकार शेक्सपियर ने राष्ट्रभाषा हिंदी को हिंदुस्तानी कहकर इसकी सार्वदेशिकता पर विचार किया है। मद्रास के लेफ्टिनेंट टॉमस रोबक ने हिंदी को हिंदुस्तान की महाभाषा कहकर इसके विस्तार पर चर्चा की है। इस प्रकार राष्ट्रभाषा हिंदी भारतवर्ष की सर्वप्रमुख, सर्वाधिक प्रचलित तथा सर्वाधिक समृद्ध भाषा है। अब हम स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए उससे अधिकाधिक लोगों का जुड़ना आवश्यक था। इसके लिए जन जागरण जरूरी था। इन सब के लिए एक सर्वमान्य भाषा की आवश्यकता थी और वह भाषा थी हिंदी। अंग्रेज़ों के विरोध के साथ ही अंग्रेजी भाषा का विरोध भी गहराता गया और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के माध्यम से हिंदी ही हमारे देश की राष्ट्रभाषा बन गई। सावरकर, गोखले, गॉडवेल, काका कालेलकर, तिलक, गांधी जैसे प्रतिनिधियों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया है। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है
कि हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। गांधी जी आगे कहते हैं, अगर स्वराज अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निसंदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज करोड़ों भूखों, मरने वालों, निरक्षरों और दलितों और अंत्यजों का हो और इन सब के लिए होने वाला हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। अब हम राष्ट्रभाषा प्रचार सभाओं की चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित हुईं, जिनके प्रचारकों ने अहिंदी भाषी प्रदेशों के करोड़ों लोगों को हिंदी सिखाई। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का मत है, भारत के भविष्य का निर्माण राष्ट्रभाषा भारती के उद्भव और विकास के साथ संबद्ध है, क्योंकि हिंदी ही हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्तिशाली और प्रधान माध्यम है। यह किसी प्रदेश या क्षेत्र की भाषा नहीं है, बल्कि समस्त भारत में धरती के रूप में ग्रहण की जानी चाहिए। राष्ट्रभाषा हिंदी में बंगाल की क्या भूमिका है, इस पर भी चर्चा करेंगे कि बंगाल के साहित्यकारों, समाज सुधारकों तथा राजनेताओं आदि ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बल दिया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंग देश में लिखा है, हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य जो ऐक्य बंधन संस्थापन करने में समर्थ होंगे, वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की दृष्टि से महर्षि अरविंद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर राजेंद्र पाल मित्र, गुरुदेव टैगोर, भूदेव मुखर्जी, रामानंद चटर्जी, सरोजिनी नायडू, शारदा चरण मित्र, आचार्य क्षिति मोहन सेन, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी आदि का योगदान महत्वपूर्ण है। अब हम दक्षिण भारत और हिंदी पर चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थों में हिंदी का प्रचलन है। अखिल भारतीय सेवाओं, व्यापार, यातायात, शिक्षा आदि के माध्यम से लाखों दक्षिण भारत के परिवार हिंदी से परिचित हैं। दक्षिण भारत में राजाजी विजय राघवाचार्य, रामास्वामी अय्यर, एस निजलिंगप्पा, रंगनाथ, रामचंद्र दिवाकर हिंदी के पक्षधर रहे हैं। अब आखिर प्रश्न है कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा क्यों? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, प्रयोग, व्यवहार तथा प्रचलन भारतवर्ष के हिंदी भाषी क्षेत्रों के अतिरिक्त अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी है। अहिंदी भाषी साहित्यकारों क्षिति मोहन सेन, मम्मदनाथ गुप्त, माचवे, मुक्तिबोध, मुंशी, राजलक्ष्मी, राघवन, डॉक्टर गोपालन, बालकृष्ण राव, रमेश चौधरी, ऋषिकेश शर्मा, अमृता प्रीतम, यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये ऐसे क्षेत्रों के लोग हैं जो अहिंदी भाषी क्षेत्र माने जाते हैं, परंतु इन्होंने हिंदी के लिए ही बढ़ावा देने का पुरजोर कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों, आज आप इस विषय को समझ चुके होंगे। धन्यवाद।